जाएगा कि आप लोग जुड़े, क्लासेस कंटिन्यू एंजॉय करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास में क्वेश्चन है कि सर बच्चों हम पानी क्यों पीते हैं, पानी पीने का रीजन क्या है, पानी क्यों पिया जा रहा है। इतना सारा पानी हम पीते हैं, दिन भर में 5-4 बार पानी पी लेते हैं, तो पानी क्यों पीते हैं हम। क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। इंजॉय करो बेटा, क्लास को इंजॉय करो, क्लास को एज ए क्लास की तरह ही फील करो। आपको बिल्कुल देखो यहाँ पे चैट का ऑप्शन मिल रहा है, इंटरेक्ट होने का ऑप्शन मिल रहा है, आपकी क्वेरीज का ऑप्शन मिल रहा है। आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। क्लास को वापस दोबारा से देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाओ modeeducation.com पे, वहां पे लाइव क्लास का एक ऑप्शन है। जैसे मोड एजुकेशन पे जाओगे, MOD एजुकेशन EDUCATION, ठीक है, .com वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे नीचे भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन भी है, तो वहां से सीधा आप क्लास के लिए जा सकते हो। वहां पे वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ मोड एजुकेशन, यहीं से तो जब modeeducation.com पे जाओगे, चाहे गूगल पे बिंग पे सर्च कर लेना, मोड एजुकेशन मिल जाना चाहिए। ये तो मिला है इन्फो का, आप यहाँ पे कॉम लगा दें तो आपको modeeducation.com मिल जाएगी। इन्फो कोई और साइट है, कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ही है। modeeducation.com मिल गई। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपके पास में यहाँ पे देखो लाइव क्लास, क्लिक हियर। जैसे आप क्लिक हियर करोगे, आप मोड एजुकेशन की क्लासेस के अंदर जो लाइव क्लास है, जिस भी दिन की देखना चाहते हो, जैसे आप 19 तारीख की लाइव क्लास देखना चाहते हो, लाइव क्लास के अंदर जाओ और इजीली आपको मिल जाएगी। ये मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है। अब आपको जैसे क्लास कौन सी के अंदर जाना है, ये क्लास 8 के लिए लाइव क्लास का सेशन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये वीडियोस ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जब तक हम देख रहे हैं तब तक ही है, उसके तुरंत बाद में हम हटा देंगे। एक बच्चा बोल रहा है, देखो किस किस ने बोला है कि बिकॉज विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। ओके, जिन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। बिकॉज, इसके अलावा शिव शंकर ने जवाब दिया है बिकॉज इन आवर बॉडी हैव ब्लड इज इन द लो नो लेस। कोई जवाब नहीं बेटा। और पलक ने जवाब दिया है हाइड्रेट रोकने के लिए एंड अलाइव रहने के लिए। ओके, जीवित रहने के लिए और हाइड्रेट रोकने के लिए। बेटा कुछ बात समझ में तो बैठी। देखो बेटा, पानी हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, पानी जो भी है एक हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हम जीवित ही नहीं, हम दूसरे भी बहुत से काम करते हैं। पानी हमारे लिए फ्लूइड का काम करता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अगर पानी जैसा एलिमेंट नहीं होगा बॉडी के अंदर, तो हम जो ब्लड वगैरह के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा कि 90% से ज्यादा तक का हमारे ब्लड के अंदर क्या है, पानी है। जल्दी से बताओ सर्च करके, या कहीं से भी आपको जिसको आंसर आता है ना, बताओ ब्लड के अंदर कितना % वाटर है, ब्लड कितने % वाटर से मिलके बना हुआ कंटेन है। जब तक आप जवाब दो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, सिंचाई। तो देखो सिंचाई होती क्या है, हिंदी में इसको सिंचाई बोला गया है, ठीक है। जब भी किसी भी चीज को जीवित रहना है तो उसके लिए नीड होती है वाटर की। नीड क्यों होती है वाटर की? क्योंकि उसे चीजों में से एब्जॉर्बेशन करना है, कुछ चीजें निकालनी है। जैसे खाने में से कोई चीज निकालनी है तो विदाउट एब्जॉर्ब हम कोई भी खाने में से कोई भी चीज नहीं निकाल सकते। वो एब्जॉर्बेशन होगा किसके थ्रू? पानी के थ्रू होगा। किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना है, या फर्टिलाइजर्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना है, या फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना है, वो सारा का सारा पानी के थ्रू ही होगा। मतलब पानी एक एज ए काम कर रहा है किसके रूप में? फर्टिलाइज चीजों के ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है। जैसे इसने कहा भी कि 90% वाटर कंटेन होता है प्लांट्स की में, जो होता है वो 90% कंटेन होता है। कुछ बच्चों ने बताया है कि 97 और 92, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कि 92% ब्लड के अंदर वाटर कंटेन होता है। बाकी अगर मिनरल्स वगैरह होते हैं, और भी कई चीजें होती हैं, मिनरल्स है, प्लाज्मा वगैरह, ऐसे कोई और भी ब्लड सेल्स वगैरह अलग अलग कंटेन्स होते हैं, पर 92% हमारे पास में क्या होता है? ब्लड कंटेन के अंदर वाटर कंटेन पाया जाता है। तो जितनी भी हमारे पास में कंटेन्स अवेलेबल हैं, प्लांट्स के लिए हो या हमारी बॉडी के लिए हो,
वो सारे के सारे किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? वाटर कंटेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जब वाटर कंटेन के थ्रू हमने इन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर लिया, जब ये ट्रांसपोर्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह, अब इस सब के लिए प्लांट्स के रूट्स आप लोगों ने देखी होगी, जो छोटे छोटे गेहूं का प्लांट है, सरसों का प्लांट है, चने का प्लांट है, इनकी रूट्स तो बहुत छोटी छोटी होती है, जमीन में नीचे गहराई में तो जा नहीं सकती। बड़े प्लांट होते हैं इनकी रूट बड़ी होती है, तो जमीन में काफी गहराई से पानी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वहां पे इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो इरिगेशन होता है ना वहां पे उनको जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब बात की जाती है छोटे प्लांट्स की, तो वो नीचे जमीन के अपर लेयर में इतना पानी नहीं होता है इरिगेशन के लिए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि सिंचाई करने के लिए करेंगे ना, तभी उनको पानी मिलेगा। मतलब सिंचाई का मीनिंग क्या होगा? उसके अंदर पानी हम प्लॉट करेंगे, पानी उसके अंदर डालेंगे, तभी हमारे पास में क्या आएगा? उनके लिए पानी अवेलेबल होगा। तो वो मेथड ही हमारे पास में क्या हो जाएगा? इरिगेशन मेथड हो जाएगा। हाँ, ये जरूर बात है अलग है कि इरिगेशन के कई तरीके हो सकते हैं, कई अलग अलग डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इरिगेशन के। लाइक हम एक सिंपल सी बात करें कि सर हम पानी, जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट में हम रोज गिलास से पानी डालते हैं, बाल्टी वगैरह से पानी डालते हैं, ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका इरिगेशन का और भी हो सकता है कि बड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट से, तो कोई मोटर वगैरह या कोई कुएं वगैरह से हम पानी इसमें डाल रहे हैं, कोई नदी वगैरह से। अब ये डालने की जो तरीके है ना, वो हमारे पास में अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास में पानी कैसा अवेलेबल है, कितनी मात्रा में पानी अवेलेबल है। अब सोचो कि पानी अगर हमारे पास में अवेलेबल नहीं हो, पानी नहीं होगा हमारे पास में, तो क्या हम इरिगेशन कर सकते हैं? तो इरिगेशन तभी पॉसिबल है, और वो भी एक सुटेबल इरिगेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में पानी जैसा कंटेन अवेलेबल होगा। ओके, तो अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई इरिगेशन एक तरीका है प्लांट्स तक पानी पहुंचाने का। इरिगेशन क्या है? प्लांट्स तक पानी पहुंचाने का एक तरीका है, ताकि प्लांट्स को पानी मिल सके और वो अपनी अच्छी ग्रोथ कर सके। हाँ, अब सोर्सेज डिपेंड करते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं। जैसे हमारे पास में वेल, ट्यूबवेल, पाउंड, लेक, रिवर, डैम और कैनाल, ये कुछ तरीके हो गए हमारे पास में। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। ये सारे तरीके हमारे पास में इरिगेशन के। मान लीजिए चलो कहीं पे कोई तालाब है, कोई पॉन्ड वगैरह है, हम पॉन्ड वगैरह से इरिगेशन सिंचाई करेंगे। कहीं कोई नदी बह के जा रही है तो हम उससे करेंगे। कहीं पे अगर कोई दूसरा मेथड है हमारे पास में, लाइक हो सकता है कि तरीका ये हो कि कोई नदी वगैरह है, पास से नदी वगैरह गुजर रही है, तो उससे हम सिंचाई करेंगे। तो हर जगह हमारे पास में तरीके अलग अलग होंगे, मेथड अलग अलग होंगे। तो जो भी मेथड हमारे पास में अप्लाई किए जा रहे हैं, वो सारे मेथड ही हमारे पास क्या कहलाएंगे? इरिगेशन के मेथड कहलाएंगे, इरिगेशन के सुटेबल तरीके कहलाएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल बहुत से तरीके हो सकते हैं। प्लांट्स को नीडेड भी होती है, कई बार प्लांट्स को जरूरत होती है कि हमें प्लांट्स को उनको कम मात्रा में पानी देना। जैसे आप लोगों ने चाय की खेती, मतलब जहां पे टी प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, वहां की खेती की अलग ही प्रॉपर्टी होती है कि खेत कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। सॉरी, देखो यहां पे इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला जाएगा, ये पानी इसको जितनी जरूरत होगी एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स। फिर ये पानी स्लोप होके नीचे वाले पे आ जाएगा, ये जो प्लांट्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर ये नीचे आ जाएगा प्लांट्स पे। तो ये खेती कुछ इस तरीके से तिरछी खेती होती है, सीधी खेती नहीं होती है। गेहूं चावल वगैरह है, उसकी खेती बिल्कुल प्लेन जगहों पे की जाती है। ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं कि एक जगह तो पानी बहुत ज्यादा भर गया, एक जगह बहुत कम भर गया। ठीक है, जैसे स्प्रिंकल वगैरह जो फव्वारे वगैरह होते हैं, वो वहां पे यूजफुल है जहां पे पानी कम मात्रा में हो। जरूरी नहीं है, वैसे तो हमें ऐसी खेती करनी चाहिए जहां से कम मात्रा, कम पानी डाल के हम ज्यादा अच्छे से खेती कर सकें। ठीक है, पर हम वहां पे बेसिकली उस चीज को यूज कर सकते हैं जहां पे खेत हमारे प्लेन ना हो, जिससे खेत उबड़ खाबड़ हो, ताकि हर जगह हम पानी को पहुंचा सके। बिल्कुल बेटा, इसको स्टेप फार्मिंग ही बोलते हैं। तो दूसरा ड्रिप में भी क्या होगा? ड्रिप में एक फायदा होता है बेटा, जैसे मान चलो मेरे पास में ये एक लाइन है प्लांट्स की लगी हुई है, एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ पे। अब मैं यहां से पानी डालता हूं, सपोज करो ये पानी बहता हुआ यहाँ पे आएगा, पूरे को रास्ते को ब्लॉक करता हुआ आएगा, पूरे रास्ते को कवर करता हुआ आएगा। मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी डालना पड़ेगा इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें पानी डालना पड़ेगा। और एक तरीका मेरे पास में हो कि मैं एक पाइप डालूं इसके सारे, यहां इसके साथ में एक पाइप डालूं, ठीक है, और एक इस पाइप में छेद यहां पे कर दूं, एक छेद यहां पे कर दूं, एक छेद यहां पे कर दूं।
तो इस प्लांट को यहीं पे पानी मिलेगा, इससे इस प्लांट को यहीं पे पानी मिलेगा और इस प्लांट को यहीं पे पानी मिलेगा। अब पानी कौन सा बच गया मेरे पास में, यहां से लेके यहां तक का ये पानी मेरे पास में बच गया। इस पानी को मैं दूसरी जगह यूज कर सकता हूं। तो ये जो तरीके हैं हमारे पास में, मेथड हैं ये, इन मेथड्स का यूज करके हम पानी को भी बचा सकते हैं। अगर हम, जो आप लोगों ने देखा होगा ना खेत में नॉर्मली जो कैनाल्स वगैरह से या कैनाल वगैरह खेतों में छोटी छोटी कैनाल बना के पानी डाला जाता है, उसके कंपेयर में अगर ड्रिप सिस्टम से अगर पानी की बात करें तो वहां पे सिर्फ 10% वाटर एब्जॉर्ब होता है, 90% वाटर बचा लिया जाता है और खेती भी ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि हर चीज, देखो मिनरल्स की भी बात करें, मान के चलो कि यही खेत है मेरे पास में, इस तरीके से मैं खेत मान लो, और इस खेत में मुझे कोई फर्टिलाइजर वगैरह डालना है, यहां से मैं पानी के साथ में फर्टिलाइजर फ्लो करवाता हूं पूरे खेत में, मान लो फर्टिलाइजर फैल तो गया। पर हर जगह प्लांट थोड़ी है, हर जगह पे प्लांट नहीं है, तो हमारे पास में प्लांट नहीं है वहां पे भी फर्टिलाइजर चला गया, क्योंकि पानी हर जगह जा रहा है। अगर मैं, जो हमारे पास में छोटी छोटी कैनाल्स, क्यारी धोरी जिनको हिंदी में बोला जाता है, और भी कोई वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी क्यारियां बना के, छोटे छोटे इसमें से नालियां बना के पानी डाला जाता है, उसमें तो पूरे खेत में पानी जाएगा, जहां जरूरत नहीं है ना वहां पे भी पानी जाएगा हमारे। तो इसका मीनिंग हो गया कि हमारा पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, साथ में जो हमने मिनरल्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह इसके साथ में फ्लो करवाए थे, वो भी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। बट यहां पे दूसरा अल्टरनेट हमारे पास में ऑप्शन है कि हम इन सब चीजों को यूज किस तरीके से करें, एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज कर सकते हैं इनका। कैसे यूज कर सकते हैं वो, कि एक पाइप, जहां जहां प्लांट्स है ना उनके साथ में हम पाइप लगा दें, और उन प्लांट्स के बीच में ना, मतलब ये जो ड्रॉप जा रहा है ना, तो हमारे पास में, जहां में ये मान लो 100 लीटर पानी यूज हो रहा था ना हमारा टोटल इस पूरे खेत में, मान चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 100 लीटर पानी हम यूज कर रहे थे, तो सिर्फ 10 लीटर पानी में ही काम हो जाएगा हमारा। कितना पानी बच गया, 90 लीटर वाटर बच गया। तो बहुत बड़ा हमारे पास में तरीका होता है पानी बचाने का तरीका। सेम अगर हम स्प्रिंकल, फव्वारे वगैरह यूज करें, तो फव्वारों से हम लगभग कितना परसेंट, 50% वाटर बचा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, इसको सीडी नुमा खेती भी बोला जाता है। ये जो खेती होती है ना, सीडी नुमा होती है, क्योंकि इसमें सीडी की तरह ये खेत को डिजाइन किया जाता है, ताकि इसमें, और इसका वो जो रीजन क्या है कि इन प्लांट्स को ज्यादा देर पानी में नहीं ग्रोथ कर सकते, कम टाइम के लिए ग्रोथेबल होते हैं। बेटा बिल्कुल, जिनको आंसर आ रहा है वो आंसर दे सकता है यहाँ पे, जिनको ये लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है, सुटेबल आंसर दीजिए, आप टाइप कीजिए फटाफट और सेंड करते जाइए। मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, सबके कमेंट्स पढ़ता जा रहा हूँ, चैट्स पढ़ता जा रहा हूँ। बस हाँ ये है कि ज्यादा ऐसा नहीं, कोई फालतू की कमेंट्स ना करे, बस जो भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कमेंट्स हैं वो करता जाए। तो शायद आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम किस किस तरीके से, हाँ पहले तरीके कुछ अलग थे हमारे पास में, जैसे कुएं से पानी निकालने का तरीका हमारे पास में अलग अलग थे पहले। आज तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मोटर आ गई है, ठीक है, बहुत गहराई तक हम पानी निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास में ऐसे तरीके नहीं थे। जैसे एक कुआं है, इस कुएं के ऊपर हमने क्या लगाया, एक पुली लगाई है, गोल रोटेट एक व्हील लगाया है, और इस व्हील से एक रस्सी बांधी है ये, और ये नीचे की तरफ एक रस्सी जा रही है, ये एक पोर्ट लिया है, ये पोर्ट नीचे पानी में जाता है, यहाँ पे पानी का भरता है, इस रस्सी को खींच लिया जाता है। अब ये बैल वगैरह से भी खींच सकते हैं, कोई हाथ वगैरह से भी खींच सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको खींच के और क्या कर लेंगे, इस पानी को यहाँ पे उड़ेलते जाएंगे, और ये पानी कहाँ होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा, खेत वगैरह में जाता जाएगा। माई डिवाइस ओवर हीटिंग, कोई नहीं बेटा, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी देखो बहुत से तरीके बता रखे हैं। ये एक तरीका बता रखा है, देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इस तरीके से, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करना है। ये एक व्हील हो गया, इस व्हील के यहां से और यहां से एक चौड़ा सा, हम ये मान सकते हैं कोई कपड़े वगैरह का, या कोई और तरीके से, किसी भी तरीके से यहाँ पे हमने कुछ बाल्टियां लगा दी, गिलास टाइप में मान लो, ये छोटी छोटी बाल्टियां लगा दी हमने, एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, ठीक है, फिर एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और ये इधर से यूं जा रही थी, एक यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे ये यूं गोल नीचे से घूम के आ रहा है।
अब इसको आप घुमाओगे तो ये नीचे से भी ऐसे गोल एक क्या लगा हुआ, व्हील लगा हुआ। इस चीज को ध्यान से समझना बेटा क्या होता है कि पानी जैसे मान लो इसको मैं इस डायरेक्शन में घुमाऊं, ऐसे ये घूमेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये तो ये यहां पे पानी भरा हुआ है, ये यहां तक, तो ये पानी से भर जाएगा, इधर से यूं ऊपर जाएगा तब, और इसके अंदर पानी आ जाएगा। अब ये ऊपर गया, इसमें पानी, मान लो पानी आ गया, और जब ये व्हील हमारे पास में यूं यहां तक घूमता हुआ पहुंचेगा और जैसे यहां पे जाएगा तो पानी यहां पे गिरता जाएगा। मान चलो मैं यहां पे एक ऐसा कोई सिस्टम लगा दूं जिससे कि पानी कहां होता जाए, इसमें इधर गिरता जाए। जैसे पानी इस तरफ आएगा, पानी तेजी से यहाँ पे गिर जाएगा और ये पानी इधर का फिर खेत में बह के निकल जाएगा। फिर ये ऐसी तरीके से, इस चीज को हम किसी चीज के थ्रू है ना, कोई भी वो हो सकता है ऑब्जेक्ट, कोई मशीनरी हो सकती है हमारे पास में, लाइक पहले इंसान भी इसको घुमा सकता था, बैल वगैरह से भी इसको गोल गोल किसी सिस्टम को जनरेट करके हम घुमा सकते थे। ऐसे बहुत से तरीके थे हमारे पास में इनको गोल गोल घुमाने के। आगे देखेंगे हम तरीके दे रखे हैं, कुछ डायग्राम्स और भी दे रखे हैं, पिक्चर्स, उनके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिस्टम कंटिन्यू चलता जाता था। अब इसमें तो क्या हो रहा था, जो इससे पहले वाला तरीका था ना, इसमें मेहनत ज्यादा हो रही थी बेटा। इसमें तो क्या हो रहा था, जैसे इस पानी को, इसको खींचो, बाहर खींचो, फिर इसको अंदर डालो। जो ये रस्सी थी ना, पहले तो उसको बाहर की तरफ खींचो, इधर बाहर की तरफ खींचोगे आप, फिर इसको अंदर की तरफ डालोगे, तो ये सिस्टम बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर, और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, चलता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। यहाँ पे आपको एक खाली करने के लिए एक पर्सन को बैठाना और पड़ता था। तो ये सारे हमारे पास में ट्रेडिशनल तरीके थे, जिसके हम कुछ नाम दे रखे हैं इनको, जैसे मोट वगैरह, ऐसे अलग अलग तरीके इनके नाम दे रखे थे। ठीक है, अब देखो, ये देखो जो तरीका मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया ना, इसका देखो एक तरीका यहाँ पे बता रखा है कि ये क्या कर रखा है। देखो इसके ऊपर गोल गोल बाल्टियां लगा रखी है ना, एक व्हील के ऊपर, तो नीचे घूमती जा रही है और पानी गिरता जा रहा है, नीचे घूमती जा रही है, पानी गिरता जा रहा है। तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा सुटेबल तरीका हुआ है। नदी वगैरह के ऊपर भी यूज कर लिया करते थे। और ये बैल इसको गोल यहाँ पे घूम रहा है, एक नीचे से अंडरग्राउंड एक सिस्टम बना रखा है, जिससे क्या हो रहा है, ये व्हील भी गोल गोल घूमता जा रहा है। तो एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया हमारे पास। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे एक दूसरा तरीका ये हो गया, ये यहाँ पे एक पत्थर बांध दिया, एक लंबी सी लकड़ी लेके पत्थर बांध दिया, और यहाँ पे इस बाल्टी को है ना ये डाल दिया। इस पत्थर को जब ऊपर उठाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और इसमें पानी भर जाएगा। जैसे इसको नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहां से पानी पर्सन खोल लेगा। इसमें भी लेबर की ज्यादा जरूरत थी। जैसे ये सिस्टम और ये सिस्टम, ये दो सिस्टम थे ना, इनमें लेबर की हमें कम जरूरत थी। इसमें मशीनरी, एक तरह से बैल वगैरह की हेल्प से हम काम कर सकते थे, पर यहाँ पे लेबर की भी साथ में जरूरत पड़ रही थी हमें। जैसे जो भी पर्सन को काम कर रहा था ना, उसकी हमें साथ में जरूरत पड़ रही थी। पर इन दो कंडीशंस में, कौन कौन से तरीके में, इसमें बैल लगा दिया, अब ये सिस्टम अपने आप चलता जाएगा, गोल गोल घूमता जाएगा। सेम ये वाला भी कोई बैल वगैरह, कोई मशीनरी वगैरह से गोल गोल घूमता जाएगा। तो यहाँ पे लेबर की हमें कम जरूरत पड़ रही थी। तो आई होप ये यहाँ तक का रट वगैरह का ये तरीके समझ में आए होंगे। पर मॉडर्न जमाने में आए हम, जैसे आज के जमाने में आए, जैसे आज हर किसी के घर में छोटी सी मोटर होती है, जिससे कि छत के ऊपर लगी हुई पानी की टंकी के अंदर पानी तुरंत चढ़ जाता है। ठीक है, पहले अगर ऐसा करना होता, कोई राजा महाराजा को अगर अपने महल की छत के ऊपर पानी पहुंचाना होता, तो क्या करना होता, छत से एक रस्सी नीचे डालनी होती है, उसके नीचे एक बाल्टी होती है, बाल्टी पानी को क्या करते, ऊपर ले जाते, फिर छत में जाता। और आज दबाया बटन और सारा का सारा पानी ऊपर पहुंच जाता है। बेटा क्लास स्टार्ट होने का टाइमिंग फिक्स है, एंड होने का कोई टाइम नहीं है। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्लास का टाइमिंग, हमारी क्लास 2 बजे स्टार्ट होती है, 2:05 तक तो क्लास फुलफिल स्टार्ट हो जाती है, मतलब फुल्ली स्टार्ट हो जाती है। पर हाँ, एंड होने का कोई टाइम नहीं है। 2:40 पे भी एंड हो जाए, 2:50 पे भी एंड हो जाए, 3 बजे भी एंड हो जाए, पर हाँ 3 बजे जरूर एंड हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 9th की, इसलिए 3 बजे क्लास एंड हो जाती है बेटा। ठीक है, अब देखो मॉडर्न जो तरीके आए ना, इनके अंदर क्या हुआ। मॉडर्न तरीके में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई, पानी निकालने का। नीचे से पानी निकालना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, जो कुएं वगैरह से, ट्यूबवेल वगैरह के जो मेथड थे, वहां से पानी निकालना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उनको पानी निकालने के तरीके हमने बदल दिए, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह की हेल्प से, या फिर जो इंजन वगैरह थे ना, उनकी हेल्प से हमने कोई पंप सिस्टम बना लिया। एक पंप सिस्टम बनाया, पंप सिस्टम से पानी बाहर निकालने लगे। पंप में क्या होता था, गोल गोल पंप घूमता है, मशीनरी घूमती है गोल गोल, और वो प्रेशर से पानी बाहर की तरफ फेंकती है। हमारे जो घरों में मोटर लगी हुई है, उसके अंदर जो बाहर की तरफ अंदर एक मोटर होती है, और बाहर की तरफ क्या होता है, एक पंप होता है।
वो पंप से ही पानी गोल गोल रोटेट होता है और पानी ऊपर पहुंचता है। तो ये तरीका हो गया। अब इसमें जब पानी बाहर निकालिए ना, अगर पानी हमारे पास में, एक तो तरीका हो गया स्प्रिंकल तरीका हो गया, हमारे पास में पानी को फव्वारे से छिड़क दे, सिंपल सा तरीका हो गया, फव्वारे वगैरह जो होते हैं ना, इनसे पानी को छिड़क दिया जाए। तो ये क्या तरीका होता है कि मतलब एक पाइप खेतों में फैला दिए जाते हैं चारों तरफ, और जगह जगह पे हमने क्या लगा दिए जाते हैं ऐसे सुटेबल जगहों पे, ताकि एक फव्वारा दूसरे फव्वारे के पानी के नियर बाई पहुंच जाए, उसके पानी के पास पहुंच जाए। तो इस तरीका हो गया, ये एक तरीका होगा जहां पे पानी की लगभग ठीक ठाक अवेलेबिलिटी होती है वहां पे, ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहां पे, जैसे मान लो कोई नदी है, उस नदी के पास में आप स्प्रिंकलर लगा के क्या फायदा आपको, क्योंकि आपको खेती कैसे करनी है, वहां पे खेती उसी हिसाब से होगी। जैसे चावल है, चावल के अंदर स्प्रिंकलर फैल है, क्योंकि पानी उनको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, पानी वहां पे ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए वहां पे स्प्रिंकलर तो फैल है, हमारे तो फैल है, क्योंकि चावल को इतना पानी आप अवेलेबल ही नहीं करवा सकते, जितना पानी की नीड है उतना पानी आप अवेलेबल नहीं करवा सकते, तो वहां पे वो चीज फैल है। इसका अल्टीमेट तरीका क्या हुआ कि हम किस तरीके से कर सकते हैं कि वहां से जो नदी से पानी आ रहा है ना, वो खेत में डायरेक्ट डाल दिया जाए, क्योंकि पानी की ज्यादा जरूरत है। अब स्प्रिंकल तरीका कहां पे काम आएगा, जहां पे खेती ऐसी की जा रही है जो कम मात्रा में हो, ठीक है। बेटा 7th क्लास की हम क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में या फिर 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, अभी बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ है उसका। तो ये पानी का दूसरा ड्रिप वाला सिस्टम है, ठीक है। ड्रिप वाली खेती वहां पे की जाएगी जो कुछ प्लांट्स, कम लिमिटेड मात्रा में प्लांट्स लगाए जा रहे हो, ठीक है। जैसे सब्जियां होती हैं कम ही लगाई जाती हैं, मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि बिल्कुल पास पास में, जैसे गेहूं की खेती में आप ड्रिप लगाना चाहो वो पॉसिबल नहीं है बेटा। गेहूं की खेती आप कर रहे हो और वहां पे ड्रिप लगाना चाहो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेहूं की खेती में क्या होता है, बिल्कुल पास पास प्लांट होते हैं, ठीक है। पर हाँ, आप कोई वेजिटेबल लगाना चाहो ना, वहां पे आपके पास में क्या है, पॉसिबल है। वेजिटेबल में क्या किया जाता है, जैसे मान लो यही खेत है, ये ड्रिप वाला सिस्टम है, अब गेहूं अगर लगाया हुआ होता है इस खेत में, तो हर जगह पे ये होते हैं प्लांट, जगह जगह पे प्लांट होते हैं, ढेर सारे प्लांट होते हैं। अभी तो हमने जितने इसमें प्लांट आपको नजर आ रहे हैं ना, उन हर एक के पास में हमने एक होल बना रखा है, पाइप में पाइप फैला रखा है और होल बना रखा है, तो यहां पे यूजफुल है। जैसे ही ये सिस्टम कहां पे वाइड लेवल में फैलता है, मतलब हम खेती ऐसी कर रहे हो जहां पे पानी की ज्यादा मात्रा में जरूरत है, वहां पे सिस्टम फैल है। तो जरूरत के हिसाब से हमें खेती, फिर अब क्या, जैसे पानी हमारे पास में कम है, हमें खेती करनी है, तो हमें खेती उस हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्या तो कोई सब्जी वगैरह लगाएं, ठीक है, जहां पे प्लांट्स कम लगाए जाए, और वो प्लांट्स कम प्लांट ही ना ज्यादा दूर में फैल जाए। बेटा यही होता है, देखो समझने की कोशिश करो कि स्प्रिंकल जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, सिंपल सा कि प्लांट कुछ दूरी पे लगे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं, और हर एक प्लांट के पास से एक पाइप निकाल दिया जाता है, और प्लांट के पास में पाइप में क्या कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है। अब इस पानी जो मोटर पानी खींच के ला रही है, वो इस पाइप से होता हुआ हर प्लांट तक ड्रॉप ड्रॉप पहुंच जाएगा। तो यही हमारे पास में ड्रिप सिस्टम हो गया, यही चीज हमारे पास में ड्रिप सिस्टम हो गई। मे भी शायद आप लोगों को दोनों को ड्रिप सिस्टम समझ में आ गया होगा, एक तो बच्चा है सुशीला और दूसरा है गोपाल, दोनों को ड्रिप सिस्टम समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरे और कोई तरीका होगा उससे समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप जो भी तरीके हैं हमारे पास है भाई, पानी को किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, पानी को हम देखो कहां से, पहले तो ये देखते हैं बात कि पानी कहां से ले सकते हैं, कुएं से ले सकते हैं, नहर से ले सकते हैं, तालाब से ले सकते हैं, पौंड से ले सकते हैं, लेक वगैरह से ले सकते हैं, रिवर वगैरह से ले सकते हैं, ये सारे तो हमारे पास में तरीके हो गए, ठीक है। फिर दूसरी बात करें हम, पानी तो हमने ले लिया, अब पानी को प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए अवेलेबिलिटी, जो हमारे पास में अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हमारे पास खेती कैसी है। एक तो हमारे पास खेती ऐसी हो जिसमें पानी की हमें कम मात्रा में जरूरत हो, एक खेती ऐसी हो जिसको पानी की ढेर सारी जरूरत हो, पानी ही हमें ढेर सारा जरूरत हो, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे, शायद नहीं कर पाएंगे। बेटा स्वानी एक बार शायद समझ में आ गया, ड्रॉप ड्रॉप बाय, ओके उसने तो आंसर दिया, सॉरी। तो ये तरीका हो गया। अगर हमारे पास में पानी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल, तो हम खेती ऐसी करेंगे जहां पे हमारे पास में सुटेबल हो, जैसे चावल की खेती के लिए पानी ज्यादा जरूरत होती है, गेहूं की खेती के लिए ज्यादा जरूरत होती है, पर हाँ सब्जियां लगाएं तो दूरी पे लगी हुई होती है सब्जियों के प्लांट्स, ठीक है, और वहां पे हम ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर इरिगेशन कर सकते हैं, और मेथड भी अलग अलग है, सारे मेथड हमने जान लिए। आज हमारे पास में मॉडर्न क्या होता जा रहा है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप होता जा रहा है, तो हम मॉडर्न सिस्टम से यूज कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को।
अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। जो भी हमें, देखो खेती हमने कर ली, जब हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं चीजों से, जैसे अभी आप लोगों के पास में बीमारियां चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। कौन सी बीमारी चल रही है अभी फिलहाल? एक सबसे बड़ी बीमारी चल रही है जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे से मिल पाए हैं। कौन सी बीमारी है वो? जल्दी जल्दी बताएं मुझे कि सर ये बीमारी है, इसकी वजह से हम मिल पाए, नहीं तो हम मिलते ही नहीं, आप लोग मेरी क्लास देखते नहीं और मैं ऑनलाइन क्लास लेता नहीं। ऐसा कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से हम आज एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाए, मिल पाए? कोरोना, ठीक है, कोरोना की वजह से आज हम मिल पाए। तो इसी तरीके से प्लांट्स को भी हमें क्या करना होगा? सेफली रखना होगा। प्लांट्स जो भी हमने क्रॉप खेती की है ना, उसको क्या करना होगा? प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? सीड से स्टार्ट होता है, सीड से ही स्टार्ट होता है। जब सीड को हमने अच्छे से जर्मिनेट होते नहीं, उसको क्या कर दिया हमने? प्रिवेंट कर दिया, उसको सुरक्षित कर दिया, उसके ऊपर कुछ केमिकल्स वगैरह लगा दिए, या उसको कुछ केमिकल्स वगैरह के थ्रू क्या कर दिया हमने? उसको कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करवा दी। बेटा नेट बंद हो गया है, 1 मिनट डाटा, ओके डाटा रिकवर हो गया, कुछ देर के लिए शायद बीच में गैप करेगा, तो एक बार देख लेना। तो जो कोरोना की वजह से हम एक दूसरे से, मैं वापस कर रहा हूं इसको, कि कोरोना की वजह से आज हम एक दूसरे से मिल पाए हैं, बीमारी है। अब सेम यही चीज अगर हम बात करें कि जो भी हमारे पास में, बिल्कुल बेटा, अनवांटेड प्लांट्स भी होता है और चीजें और भी होती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह, ये भी होते हैं। बिल्कुल बात सही है तेरी कि जो वीड्स का मीनिंग होता है वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, पर हम बात दोनों चीजों की करेंगे। पहले हम उन चीजों, क्योंकि हमें कीड़े मकोड़े वगैरह से तो बचाना होगा ना खेती को, तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। हम अनवांटेड प्लांट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि अनवांटेड प्लांट को भी हमें हटाने का तरीका जानना है यहाँ पे, और दूसरा तरीका, पहले हम जो चीजें दूसरी होती है उनके ऊपर बात कर लेते हैं, जो बाहर से अटैक करने वाली होती है। ये तो प्लांट के बीच में प्लांट होते हैं, तो वो अटैक अलग होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज वगैरह में देखा होगा, पाकिस्तान से टिड्डियों का हमला, मतलब हमारे जो पाकिस्तान बॉर्डर है राजस्थान की, उधर से बहुत सारी टिड्डियां इधर पास के जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है, जोधपुर या फिर ये कहें कि बीकानेर वगैरह, गंगापुर वगैरह, इनमें अटैक कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा प्लांट्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास में हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? खेती को। जो भी अनवांटेड उनके अंदर जो कीड़े वगैरह, या फिर ये कहें कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह, या फिर और भी जो टिड्डियां वगैरह जो अभी चल रही हैं, इन सबसे प्रोटेक्ट करना है। इनसे पहले कुछ बैक्टीरिया जो सीड्स को ही खा जाते हैं, तो उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो सीड्स है ना, उन्हीं को क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई वो चीजें हमारे पास क्या हो जाए, खुद सेल्फ प्रोटेक्शन क्रिएट कर ले। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, हम ऐसे भी प्लांट डेवलप कर चुके हैं आज के टाइम में, कि उनको किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, मतलब मेडिसिन वगैरह की, जो मेडिकल जो केमिकल्स वगैरह डालते हैं उनकी जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप में प्रोटेक्शन कर लेते हैं। कुछ हमारे पास में प्रोटेक्शन का दूसरे तरीके भी है कि हम जो बायोकेमिकल्स हैं उनका यूज करते हैं, कुछ ऐसे कीड़े वगैरह, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह का यूज करके भी हम क्या कर लेते हैं, खेती को सुरक्षित कर लेते हैं। खेतों में आप लोगों ने कई टाइप के कीड़े देखे होंगे। कुछ टाइप के कीड़े तो ऐसे होते हैं जो खेत को खाते हैं, मतलब खेत की जो क्रॉप्स है ना उनको खाते हैं, और उन्हीं खेतों में कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उन कीड़ों को खाते हैं, जो खेती को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना उनको खाते हैं। अब ये तो हमारे पास में वो एक साइड पॉइंट हो गया था, उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारे बुक का जो टॉपिक दे रखा है, अब क्या होता है, सपोज करो मैंने लगाया तो गेहूं का प्लांट था यहाँ पे, पर गेहूं के प्लांट से ज्यादा मेरे पास में यहाँ पे कैसे प्लांट आ गए, अदर ही प्लांट आ गए, डिफरेंट टाइप के प्लांट आ गए, जो मेरे लिए यूजफुल ही नहीं है, जो मेरे लिए किसी भी तरीके के यूजफुल नहीं है। अब उन सभी प्लांट्स को मुझे यहां से हटाना है। पहला तरीका है कि मैं सिंपली उनको वहां से जमीन से उखाड़ूं और उनको बाहर फेंक दूं। एक तो तरीका ये हो गया, मतलब वहां से जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, फावड़ी वगैरह, या कुछ ऐसे छोटी मोटी जो खोदने का औजार होता है ना, उनका यूज करके और उसको क्या कर लूं, अलग कर लूं जमीन से। तो एक तो तरीका वो हो गया। अब ये तरीका तो हमारे पास में क्या हो गया था भाई, पुराना हो गया, क्योंकि जब बड़े लैंड एरिया पे काम करना होता है तो लेबर की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो
अब इसका ही एक अल्टरनेट तरीका और है कि हम कोई ऐसा केमिकल क्यों ना यूज करें जिससे कि काम का प्लांट तो बचा रहे, जो काम वाला प्लांट है, जो हमारा यूजफुल प्लांट है, जो हमने जर्मिनेट करवाया, वो प्लांट तो बचा रहे और बाकी प्लांट उस केमिकल की वजह से डिस्ट्रॉयड हो जाए, बाकी प्लांट उस केमिकल की वजह से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए। तो ये तरीका भी अल्टरनेट है हमारे पास में, अच्छा तरीका है। जो भी जर्मिनेशन हमने करवाया है वो उन प्लांट्स को तो बचा लिया, बाकी प्लांट्स को हमने डिस्ट्रॉयड कर दिया केमिकल का यूज करके। तो ये आदमी वही काम करने के लिए लग रहा है कि जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको सबको हटा देगा, किसके थ्रू, केमिकल्स छिड़क के। जब केमिकल्स ही खेत में डालेगा, उस केमिकल की वजह से अनवांटेड प्लांट जो हमने नहीं लगाए, खेत में अपने आप उग आए पानी मिलने की वजह से या फिर सुटेबल एटमॉस्फेयर मिलने की वजह से जो उग आए हैं उनको सबको डिस्ट्रॉयड कर देगा। तो ये तरीका, पर इसके कुछ नुकसान है कि खेती में किसी ना किसी तरीके का तो नुकसान होगा ना। इसमें क्या होता है, कई जो जरूरत वाले प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन वगैरह को इकट्ठा करने का काम करते हैं, प्लांट्स के बीच में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन वगैरह को या फिर जो नुकसानदायक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास में वहां पे वो भी नुकसान, वो भी मर जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक तरीका हो गया प्लांट्स को बचाने का, प्लांट्स के बीच में जो भी वहां पे अनवांटेड प्लांट्स आए थे उनको हटाने का और उनसे सेफली बचने का। तो आई होप ये यहां तक का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि वेडिसाइड्स क्या होते हैं। बेटा जो घास फूस वगैरह या इस तरीके के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको सबको हटाने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसी चीजें छिड़काव वगैरह, जैसे इसने वही तो किया है कि अभी मैंने आप लोगों को ये तो बताया कि इसने जो अनवांटेड प्लांट जैसे घास वगैरह उग जाती है या फिर कुछ और चीजें उग जाती हैं उनको सबको नष्ट करने वाले कुछ केमिकल्स। क्या तो उनका दो तरीका होगा, मैंने दो तरीके बताए। पहला तरीका तो क्या बताया कि उनको उखाड़ के वहां से फेंक दिया जाए, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि वहां पे कुछ ऐसे केमिकल्स छिड़क दिए जाए जो उन प्लांट्स को डिस्ट्रॉयड करते हैं, जो वेडिसाइड्स प्लांट्स, वो वेडिसाइड केमिकल्स होते हैं उनके थ्रू जो भी प्लांट हमारे पास में अनवांटेड प्लांट्स है वो डिस्ट्रॉयड कर दिए जाते हैं। ओके, मे बी शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा बात करते हैं हमारे पास में, अब आती है जैसे देखो क्या क्या कर लिया हमने, खेती को सबसे पहले खेत को प्लेन किया, उसको तैयार किया, फिर उसके अंदर सीड लगाए, फिर उसमें मिनरल्स दिया, फिर उसके अंदर हमने क्या डाला, पानी डाला। पानी डालने के बाद में उसको सुरक्षित कर लिया भाई, उसके अंदर जो भी अनवांटेड प्लांट वगैरह या फिर बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह या जो भी उसके अंदर कोई फफूंदी वगैरह जो भी चीज थी उन सबको भी सब ने प्रोटेक्ट कर लिया खेत को अच्छे से। अब हमारे पास में खेती तैयार हो गई। अब जब खेती तैयार हो गई है उसके बाद में पूछा अब क्या करना है, उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, कटाई करनी है। कटाई करने के लिए हमारे पास में क्या तो एक बेसिक तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है कि भाई हाथों से खेती को काटो। जब हाथ से खेती को काट के एक जगह स्टोर कर लिया जाएगा तो फिर उसको निकालने का तरीका भी एक तो ट्रेडिशनल है कि भाई उसमें से जो भी प्लांट्स के साथ में सीड्स वगैरह हैं उनको हाथ से अलग कर लो। अब ये हाथ से कुछ अलग करने के तरीके दिखा रखे होंगे इसमें, यहाँ मशीनरी दिखा रखी है, आगे दिखा रखा है, देखो देखते हैं, कोई नहीं दिखा रखा है इसमें। देखो जो भी प्लांट है, जैसे मतलब गेहूं का प्लांट है, सूख गया अच्छे से, उस प्लांट को जोर से पीटेंगे ना तो उसमें से क्या हो जाएगा, चीजें अलग हो जाएंगी। क्लियर। अब ये जो हार्वेस्टिंग करने का तरीका, एक तो तरीका हुआ है भाई प्लांट्स को हाथों से काटो आप, जो भी जैसे गेहूं की अभी खेती काटी गई है, गेहूं की खेती काटी गई ना, अभी गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना, ये सारी चीजें भी काटी गई खेतों से। तो ये क्या किया गया है, जैसे छोटे फार्मर है तो हाथों से उस फसल को काट लिया, काटने के बाद में उसको एक जगह स्टोर कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया, जिसके प्लांट्स वगैरह और वीड्स वगैरह जो भी चीजें सारी एक साथ ही थी, ठीक है। अब उनको हाथों से जोर जोर से पीटे तेज हवा में, उनके अंदर से जो भी अनवांटेड टिश्यूज वगैरह या प्लांट्स के जो भी वेस्ट पार्ट्स हैं वो सारे हवा से दूर हो जाएं। एक तो तरीका ये हो गया। अब उस तरीके का अगर हम फॉलो ना करें
जो भी तरीका है हमारे पास में उसको फॉलो ना करें तो हमें अल्टरनेटली कौन सा तरीका फॉलो करना पड़ेगा, मशीनरी का, जो आज के टाइम में थ्रेसिंग वगैरह के लिए क्या आ गई है हमारे पास में, हार्वेस्टिंग की मशीनें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसमें क्या करता है, ये जो मशीन है ना, ये बड़ी सारी मशीन है, ये दो काम एक साथ करती है। पहला काम क्या करती है, ये खेती को जमीन से अलग कर लेती है, खेत को जितनी भी हमने एग्रीकल्चर क्रॉपिंग वगैरह लगा रखी थी ना, उसको सबको आगे वाला ये मुंह है ना, ये अलग कर लेगा, इसको अलग करके ये अंदर इस मशीन के अंदर जाएगा घूम फिर के सारा, ये आगे वाला मुंह जो इसका स्टार्टिंग पार्ट है, ये इसको सबको इकट्ठा करके आगे इस मुंह में से भेजेगा, और यहां पे अंदर जाके इसके अंदर दो काम होंगे। एक काम तो क्या होगा कि इसमें से सीड्स अलग करके इस पाइप के थ्रू बाहर निकाल दी जाएंगी, जिनको हम ट्रॉली वगैरह ट्रैक्टर वगैरह के साथ में चला के, जो साथ में बॉक्स वगैरह होता है ना, ट्रॉली जिसको तो बोला जाता है, ट्रैक्टर के पीछे एक बॉक्स टाइप में एक कंटेनर होता है, उसमें स्टोर कर लिया जाएगा। एक दो तरीका ये हो गया, ठीक है। इधर से तो क्या इकट्ठे हो गए, सीड्स जो भी आए थे इस खेत से, हमें जितने भी सीड्स वगैरह प्लांट्स वगैरह से मिले थे उन सबको इकट्ठा कर लिया गया, और ये प्लांट्स के जो टिश्यू थे ना, वो इसके नीचे यहाँ पे इकट्ठे होते जाते हैं लाइन में, और ये मशीन चलती जाती है इस तरीके से। ये हार्वेस्टिंग का एक तरीका हुआ है। पर ये हार्वेस्टिंग का तरीका कहां पे सुटेबल है, जहां पे लैंड एरिया बड़ा हो। मान के चलो मेरे पास में छोटा सा खेत है, वहां पे इतनी बड़ी मशीन को जहां पे घूमने तक की जगह नहीं है, काफी बड़ी मशीन आती है, कभी उसमें देखना टीवी वगैरह में देखना, ठीक है, तो काफी बड़ी मशीन आती है, और इस मशीन का यूटिलाइजेशन क्या है, हार्वेस्टिंग का। दोनों काम एक साथ कर देगी, खेत को जमीन से जो फसल है, क्रॉप है, उसको इकट्ठा काट भी देगी, और काटने के बाद में उसमें से सीड अलग करके आपको दे देगी। तो तरीका हो गया ये हार्वेस्टिंग का, अच्छा तरीका था हमारे पास में हार्वेस्टिंग का। अब जब हार्वेस्टिंग कर ली है, जैसे देखो एक विंड का ये तरीका भी है कि भाई हम इसमें हार्वेस्टिंग करके प्लांट्स को सूख जाए, जब प्लांट्स अच्छे से इस मशीन में डालते जाएंगे, जो भी उसके अंदर प्लांट्स टिश्यूज होंगे वो तो इधर भग जाएंगे, और दूसरा जो भी सीड्स वगैरह वो नीचे इकट्ठे होते जाएंगे। ऐसे बड़ी कुछ मशीनें होती हैं। बिल्कुल हाँ, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं बेटा हम, ठीक है, बैसाखी लोहरी वगैरह के जो फंक्शन होते हैं ना, ये सारे मनाए जाते हैं। तो ये आप लोगों ने मशीनें गांव वगैरह में, क्योंकि शहर में थोड़ी होगी खेती, तो आप लोगों को सबको अंडरस्टूड हो, सारे बच्चे बहुत समझदार हो, आई नो। तो मशीनें हमारे पास में गाँव में दिखी जाती हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स वगैरह को अलग कर लिया जाता है। जो टिश्यूज वगैरह निकलते हैं, कि जो प्लांट्स के टिश्यूज वगैरह होते हैं, इनका यूज कहाँ पे कर लिया जाता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए फूड के रूप में कर लिया जाता है, स्टोर वगैरह करके। अब बात करते हैं प्लांट का, जो भी हमने निकालना था, अब सीड्स जो हमें मिल चुके हैं उन्हें स्टोर भी करना होगा। स्टोर करने के लिए उनको पहले तो हमें जर्मिनेट करना होगा, जर्मिनेशन होने से बचाना होगा कि वो वापस उग ना जाए, इसलिए उन्हें सुखाना होगा, ड्राई करना होगा, धूप वगैरह में डाल के उनको सुखा लेते हैं, ठीक है। जब वो सूख जाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में उनको जर्म्स फ्री कर लिया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह, ताकि उनमें, अब इसके लिए कुछ हम मेडिसिन वगैरह, कुछ दवाइयां वगैरह यूज कर लेते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये केमिकल्स वगैरह यूज करके हम उनको क्या कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रख दिया जाता है। अब जैसे गांव में तो खेती छोटे छोटे लेवल पे होती है, तो हम देखा होगा बेसिकली घरों में बोरियां वगैरह या फिर कुछ छोटी छोटी टंकियां वगैरह बॉक्स वगैरह में ही स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ये दूसरा एक तरीका और भी दिखा रखा है यहाँ पे, देखो ये बोरियां ही है, बैग्स हैं, इन बैगों में क्या कर दिया गया, गेहूं वगैरह, सरसों वगैरह, जौ वगैरह। जैसे आज हमें गवर्नमेंट अनाज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, जिनके पास में अनाज नहीं है इस हालात में, उनको इन गोदामों से ही ये स्टोर किया हुआ अनाज ये ना लोगों तक सप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट बड़े बड़े स्टोरेज है हमारे पास में, इंडियन गवर्नमेंट के पास। आप लोगों को पता है, अगर पूरा इंडिया 2 साल कहीं से भी क्रॉप ना करे, खेती ना करे, और 2 साल इन गोदामों से भी अनाज निकाल के खाए ना, तो 2 साल चल सकता है ये अनाज। कितने साल? 2 साल चल सकता है। तो आई होप ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि भाई हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम उस अनाज को बाद में काम में ले सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक चीज आती है कि भाई एक यहां पे दिया है एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब होता है पशुपालन। इसका मतलब क्या होता है? पशुपालन। और ये कब कहलाता है? जब हम बड़े लेवल पे पशुओं को पालते हैं। और ये बड़े लेवल पे पशु कौन पालेगा? जिसके पास में ज्यादा लैंड एरिया होगा।
क्योंकि उसके लिए पशुओं के लिए खाने के लिए जो चारा वगैरह अनाज वगैरह चाहिए वो कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर से तो मिलेगा। क्लियर। तो ये चीज आप लोगों को पता हो गई होगी। ऐसे ही कुछ और इसमें वर्ड दे रखे हैं, जिन वर्ड्स का भी हम मीनिंग जान लेते हैं क्या क्या है। जैसे एक वर्ड हमें दे रखा है सिलोज, या फिर इसका दूसरा दे रखा है ग्रेन्स। ये मीनिंग होता है कि जो ग्राउंड लेवल पे स्टोर बनाए जाते हैं, बड़े लार्ज लेवल पे स्टोरेज बनाए जाते हैं। लार्ज ये कौन सी चीज होती है, बड़े लेवल के जो स्टोर होते हैं जिनके अंदर हम जम्स फ्री रख सकते हैं इनको, जहां पे चीजें जम्स फ्री रह सकते हैं, बैक्टीरिया से फ्री रह सकती हैं। हाँ, वहां पे हवा वगैरह मिल सके, पानी वगैरह कम जाए, पानी वगैरह जाने के चांसेस कम हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास में आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और मे बी शायद ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया। तो आप लोगों को कुछ चीजें लिखनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन तो ये हो गया आपके पास में, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्ड है ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो गया आपके पास में कि अनाज को स्टोर करने की टाइप्स, या फिर एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द स्टोरेज ऑफ अनाज, या फिर जो सॉरी क्रॉप्स वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा थ्रेसिंग के बारे में आपको लिखना है कि व्हाट इज द थ्रेसिंग या फिर हार्वेस्टिंग क्या है, इसके बारे में आपको लिख के मुझे सेंड करना है। आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। देखो आज का जो भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किए ना, इरिगेशन पहला टॉपिक, एक तो इरिगेशन से आपको बताना है, दूसरा आपको बताना है कौन से प्रोटेक्ट ऑफ द वीड्स, प्रोटेक्ट ऑफ वीड्स से बताना है। क्लियर, क्या होता है प्रोटेक्ट, हार्वेस्टिंग क्या होती है, और उसके बाद में आपको एक टॉपिक बताना है कहां से, स्टोरेज से बताना। ऐसे 4 क्वेश्चन हो गए, आज हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, और एक 5वां टॉपिक आप लास्ट वर्ड ये यूज कर लेना, कौन सा, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये 5 टॉपिक आपके पास में हो गए हैं, और आई होप जहां तक मुझे लग रहा है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। और जो इस चैप्टर के इसके बाद के जो 2-3 चैप्टर हमने कर लिए हैं, आगे वाले कंटिन्यू 2-3 चैप्टर जो हमने कर लिए हैं, उनके वीडियोस में डाल दूंगा, किसी बच्चे को रिकॉल करना हो वो वहां से देख लेगा। तो दूसरा मोड एजुकेशन पे भी मैं डाल दूंगा वहां पे, और आप लोगों के ग्रुप जो आपके ये है कौन सा गूगल क्लासरूम है उसमें भी मैं डाल दूंगा उसका लिंक, तो वहां से भी आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर सबका क्लियर हो गया। फटाफट मुझे कमेंट में बता दें कि भाई हाँ सर हमारा ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया है, ताकि मैं आप लोगों को गुड बाय कह सकूं और हैव ए गुड डे कह सकूं। एक बच्ची बोल रही है सुहानी खंडेलवाल। ओके बेटा, सुहानी आपका स्कूल कौन सा है बेटा? बेटा अटेंडेंस अभी बंद कर रखी है, हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे अटेंडेंस वगैरह, क्योंकि इस वीक में हमारा सेटअप सही हुआ है। अभी अटेंडेंस वगैरह का करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारा वापस से ट्रैक पे लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले बहुत अच्छा खासा ट्रैक पे ले आए थे हमारी क्लास में, आपको पता है ना कितने बच्चे, 20 बच्चे हो जाते थे, आजकल देख लो 3, 4, 5 बच्चे होते हैं। ओके, सुशीला मिश्रा बोल रही है कि सर यू एक्सप्लेन गुड, थैंक यू। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। और तो बेटा फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। हैव ए गुड डे और एंजॉय करो, घर पे रहो, जो भी प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम मेरे साथ में साझा करो, ठीक है बेटा। आप वहां पे भी गूगल में आप मेरे से पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं वहां पे, वैसे तो मैंने शायद मैसेज बंद कर रखे हैं उसमें, आप पर्सनली मैसेज डाल दो कि सर मुझे वो टॉपिक समझ नहीं आया, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे।